तो दिल्ली आईसीसी से सीधी तस्वीरें। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस को अब से कुछ ही देर में, कुछ ही क्षणों में संबोधित करेंगे। 1 बजे का समय इसके लिए प्रस्तावित था और लगभग ठीक समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत मुख्यमंत्री अब कर रहे हैं। सुनिए। नमस्कार। आज मैं आपके विशेष मकसद से मिल रहा हूं, क्योंकि मैं जो महसूस करता हूं एक नागरिक भी, और शायद आप भी करते होंगे, कि देश में क्या हो रहा है, देश किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता है, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम। ये अप्रोच डेमोक्रेसी के अंदर किसी पार्टी गवर्नमेंट हो उचित नहीं कही जा सकती है। जिस प्रकार जुडिशरी पे दबाव, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग, इवन कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है, तब भी आप विपक्ष की पार्टियों पर रेड डलवा रहे हो बिना कोई रेखी के, बिना तैयारी के। इसका मतलब आप फायदा पहुंचा रहे हो उन लोगों को जो चाहते हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं। मैंने टाइम मांगा था डायरेक्टर ईडी से, डायरेक्टर सीबीआई से और चेयरमैन सीबीडीटी से। जब राहुल गांधी जी को यहाँ पर 50 घंटे पूछताछ करी गई, पहले दिन ही टाइम मांगा मैंने सिर्फ। जब शुरुआत हुई थी तो मैं कहा उचित नहीं है मैं जाके मिलूं उनसे, और पूरे देश को गर्व है सीबीआई पर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर और ईडी पर भी, जो अपना कानून का काम करी। प्रीमियर एजेंसियां देश की है। ये जुडिशरी का इम्पोर्टेंस है, जुडिशरी के मामलों में उसी प्रकार से फाइनेंशियल मामलों के अंदर, इरेगुलरिटीज के अंदर, क्राइम के अंदर, तीनों एजेंसियों की इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस खत्म होगी, क्रेडिबिलिटी कम होगी, तो नुकसान किसको है? देश को है। क्यों बनी एजेंसी है? एजेंसी जिस मकसद से बनी है वो मकसद पूरा होगा तब देश का हित होगा। अगर क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी एजेंसियों की, जो आज सीबीआई की हो चुकी है, पहले हर सीबीआई का नाम लेता था। कोई घटना दुर्घटना होती थी राज्यों में तो कहते सीबीआई को इंक्वायरी करवा दे दीजिए, और था सीबीआई का था, अब शिफ्ट हो गया ईडी पर हो गया। ईडी का काम है फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के ऊपर कार्रवाई करना। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, वहां जल्दी फैसला होना चाहिए। जो अधिकार दे दिए गए सीबीआई को अरेस्ट करने के, अटैच करने के, कुर्की करने के, उसके ऊपर बहस चल रही है। जहां तक मेरे को नॉलेज है वो फैसला जल्दी होना चाहिए। उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, लोग हैरेस हो रहे हैं देश के अंदर। जो पहले इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े होते थे और जहाँ बैंकों के अंदर और सब जगह अगर प्रूव हो जाती थी रेगुलेटरीज तो ईडी घुसती थी वहाँ पर। अब पॉलिटिशियन में घुसने लग गई है सब जगह। महाराष्ट्र के अंदर देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, राज्यों में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, जहाँ जब चुनाव आते हैं ईडी पहले पहुँचती है। ये जो मैंने उस वक्त टाइम मांगा था तीनों से, मैं मिलना चाहता हूँ आपसे आकर के। मैं एक राज्य का मुख्यमंत्री भी हूँ, 5.5 करोड़ की जनता से ज़्यादा वहाँ पर है, 4.5 करोड़ तो 7 करोड़ के लगभग आबादी है, उनको रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं आगे बताना चाहता हूँ कि आप एजेंसी की क्रेडिबिलिटी नीचे जा रही है, जो नहीं जानी चाहिए। हम चाहते हैं कि आपकी विश्वसनीयता बनी रहे, बल्कि आगे और बढ़े। हम आपके साथ हैं। जहाँ फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हो रही है, करप्शन हो रहा है, क्राइम हो रहा है, आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो, तत्काल करो, जेल भेजो, अटैच करो प्रॉपर्टी, हम स्वागत करेंगे आपका। पर जिस प्रकार से आप इशारों पर, ऊपर के दबाव पर
ये साफ जाहिर पूरा देश देख रहा है, तो गांव तो भी चर्चा होने लगी, गांव के अंदर भी, कि ये क्या हो रहा है। गांव में चर्चा होने लग गई है। अब तो कई जगह ईडी वाले खुद ही जाके कहते हैं हम आधे घंटे बाद आने वाले हैं, आप थोड़ा देख लीजिए अपने आप को। ये स्थिति बन गई है, जो मेरे पास रिपोर्ट आ रही है, जो बातें चलती रहती है। तो ये उचित नहीं है। मैं इस मौके, इस मंच से फिर मैं कहना चाहूँगा तीनों एजेंसियों के डायरेक्टर्स को, चेयरमैन को, कृपा करके ये तीनों एजेंसियों के अधिकारी कंपटीशन एग्जाम देके आते हैं, चाहे आरपीएससी को हो चाहे वो यूपीएससी को हो, एग्जाम देके पास होके आते हैं। एक प्रकार से शपथ लेते हैं, कमिटमेंट होता है देश के लिए। इनका कमिटमेंट देश के प्रति होना चाहिए और किसी के प्रति नहीं होना चाहिए। इनमें इतना साहस होना चाहिए मना करने का। हम दबाव में काम नहीं करेंगे, अब निष्पक्ष काम करेंगे हम लोग। अब जो स्थिति बन गई देश में, वो उसी प्रकार की बन गई है जैसे आपने देखा होगा। और मैंने आंकड़े देखे हैं कि 10 साल का शासन था यूपीए का। आंकड़े वैसे आपके पास होंगे, कोई नए आंकड़े नहीं है। 112 बार सिर्फ छापे डाले गए थे। आप तो बहुत सीनियर लोग बैठे हैं। और अब जो है 9 साल लगभग हो गए, 3010 छापे डाले गए। कहाँ तो 10 साल में 112 का, 9 साल के अंदर 3010 छापे। चार्जशीट पेश हुई है, उसमें 93% हुई थी। इसका मतलब जेन्युइन छापे डाले गए थे 93%। अब है सिर्फ 888 जगह चार्जशीट पेश हुई है, मतलब सिर्फ 29% हुई है। तो आप सोच सकते हैं इतना बड़ा जो आपको अंतर महसूस हो रहा है वो चिंताजनक है। इसका मतलब है कि 3000 छापे डाले गए, उनमें क्या बीती होगी जिनको आप 800 के लगभग आप वहाँ पे चार्जशीट पेश कर पाए हो। जब छापे डाल दिए आपने, 9 साल हो गए, चार्जशीट पेश क्यों नहीं कर रहे आप? तो ये मैं इस रूम के अंदर आप सबको हाजिर नाजिर रख के ये कहना चाहूँगा, एजेंसियों को, पूरे देश की भावना है जो मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि मैं भी अखबार पढ़ता हूँ, सोशल मीडिया देखता हूँ, टीवी देखता हूँ, और आजकल तो प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन आते हैं आप लोगों के। अच्छे से अच्छे राइटर्स बैठते हैं, लेखक साहित्यकार बैठते हैं, जुल्मबंद है। देश देख रहा है, बेबस है देश। आप मेरी भावना की कद्र करना, मैं समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ कद्र करोगे। देश बेबस है। मणिपुर में जो हो रहा है, पूरा मुल्क का एक हिस्सा है, वो अभिन्न अंग है, हम कहते थे। वो अभिन्न अंग है तो उसकी तरफ कोई ध्यान दे रहा है क्या? पूरा देश बेबस है और प्रधानमंत्री को फुर्सत नहीं है एक दिन जाने के लिए वहाँ पर, एक दिन जाने के लिए। इतनी बड़ी घटना हो जाए, वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप सबको मालूम है। सीएम ने क्या कहा, मीडिया ने क्या क्वेश्चन पूछे, सब मालूम है आपको। तो क्या हो रहा है? कश्मीर में भूकंप आ गया था एक बार, और वहाँ पे हम लोगों ने एक एनजीओ के माध्यम से, मैं मेरे मोमेंटो ऑक्शन करता हूँ, सुनामी के अंदर या गुजरात भूकंप के अंदर या कारगिल युद्ध के अंदर, तो जो मोमेंटो मिलते हैं सीएम को हम ऑक्शन करके पैसा भेज देते हैं। जब मैंने कश्मीर भूकंप के अंदर इकट्ठा करना शुरू किया तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, मैंने उसमें लिखा था कि पूरा देश कहता है, हिंदुस्तान, कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। अब जब गुजरात भूकंप आया था तब तो लाखों हाथ खड़े थे मदद के लिए, वो हाथ नजर नहीं आते हमें। मणिपुर दूर है जरा, वहाँ की चिल्लाहट, वहाँ की भावना वो यहाँ तक पहुँचती नहीं है, मीडिया तक भी नहीं पहुँचती है।
मीडिया ने गायब कर रखा है। तो आप सोच सकते हैं कि राहुल गांधी बार बार मोदी जी का, अडानी जी का नाम क्यों लेते हैं, मणिपुर का नाम क्यों लेते हैं? क्या एक विपक्ष नेता का अधिकार नहीं है क्या वो अपनी बात कहे तो उसको रिस्पॉन्स करे? मुझे आप बता दीजिए। मेरे तो खैर बहुत लंबा अरसा हो गया राजनीति में। कोई भी घटना दुर्घटना हो, विपक्ष बोलेगा उसका धर्म बोलना चाहिए, उसी डेमोक्रेसी मजबूत होती है। तो क्या सत्ता पक्ष का धर्म नहीं है क्या? सत्ता पक्ष का उसको रिस्पॉन्ड करे, कुछ भी करो रिस्पॉन्ड। राजीव गांधी जी के वक्त में एक बार मीडिया को लेके एक फैसला हो गया था, आपने आवाज उठाई, राजीव गांधी ने वापस को ले लिया। ये डेमोक्रेसी है। अब तो ना वो मिलते हैं प्रधानमंत्री जी आपसे, ना आप इश्यू बना पाते हो। आप लोगों का कसूर नहीं है, क्योंकि मीडिया के मालिक जो है उनको भी इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई का डर रहता है। मुझे कहते हैं संकोच नहीं, मैं तो बार बार कहता हूँ, चाहे वो नाराज भी होते होंगे मालिक लोग, पर मैं कहते चूकता नहीं हूँ। कोविड आ गया तो आप देख रहे हो तनख्वाह आपकी आधी कर दी। मैं आपको भड़का नहीं रहा हूँ, दिल की पीड़ा बता रहा हूँ आपको, खाली पीड़ा बता रहा हूँ। निकाल दिया गया लोगों को, निकाल दिया गया। आप लोग भी ट्रांसफर पोस्टिंग डरते हो पॉलिटिशियन की तरह। हमारे सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, आपके भी राज्यों में जो काम करने वाले लोग हैं ट्रांसफर पोस्टिंग डरते हैं वो भी। तो आप लोगों की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। क्यों मैं भटक गया बात करते करते। मैं जो कह रहा था कि मैंने कहा भाई मैं मिलने आना चाहता हूँ आपसे, मैंने शुरुआत से करी थी और वो शुरुआत मेरी वहीं रह गई। इमीडिएट अपॉइंटमेंट आ गई मेरे पास में, मुझे बड़ी खुशी हुई। क्या मैं जाकर अपनी बात कहूँगा, और मैंने मीडिया को भी कह दिया भाई मैं जा रहा हूँ सीबीआई डायरेक्टर मिलने, इनकम टैक्स डायरेक्टर सीबीआई चेयरमैन से और सीबीआई डायरेक्टर मिलने के लिए। जैसे मैंने मीडिया को कहा, फटाफट फोन आ गया, नहीं अभी आप आना ही होते हैं, खुद मिलेंगे आप आकर के। अभी तक मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ, वो अभी तक आया नहीं है। कब आएंगे मुझे पता नहीं। आएंगे, मैं चाय पिलाऊंगा, मुझे गपशप करूंगा, बताऊंगा कि मैं क्या फील करता हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि आज मैंने सिर्फ आपको इसलिए, अब हमारे राजस्थान में संजीवनी है, एक एग्जाम दे रहा हूँ आपको। संजीवनी नाम का एक घोटाला बहुत बड़ा राजस्थान होगा, 2 जेलों में बैठे हुए हैं। गजेंद्र शेखावत का जो नाम है केंद्रीय मंत्री, वो उसमें शामिल है, आरोपी है। उन्होंने मेरे खिलाफ डिफेमेशन केस कर रखा है दिल्ली, वो अलग बात है। पर मैं पूछना चाहता हूं, हमारी एसओजी ने FIU जो होता है फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के अंदर, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज यूनिट, उनको 50 बार टेलीफोन किए, लिख के भेजा भाई आप हमारी इमदाद करो, क्योंकि फाइनेंशियल का ट्रांजेक्शन विदेश के अंदर भी है। इसका कोई कार्रवाई नहीं करी। एक बार जवाब दिया, रुक गए। उसके बाद में ईडी जो है, ये ईडी का केस परफेक्ट बनता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, वहां ईडी नहीं घुस रही है, वहां नहीं घुस रही ईडी घुस रही। तो ये जो स्थिति बन रही है देश के अंदर, मैं समझता हूं तो मोदी जी तो एक एग्जाम्पल है क्लासिकल देश के अंदर। जब बोलते हैं वो तो देश सुनता है उनको। प्रधानमंत्री देश के हैं, अच्छा बोलते हैं, बोलने की कला जानते हैं। तो मैंने सुना भोपाल के अंदर जाकर मध्य में बोले थे वो, एनसीपी को लेकर के, अजीत पवार को लेकर के बोले थे, 70-80 करोड़ के कर्जे, पता नहीं करप्शन के चार्ज लगा दिए उनके ऊपर। 2 दिन बाद ही एनसीपी के एक धड़ा मिल जाता है सरकार के अंदर। और क्लासिकल एग्जाम्पल मैंने इसलिए कहा आपको, अजीत पवार के नाम के जो नेता हैं, जिनके सबसे ज्यादा चार्ज वहां पर थे, उनको वो पोर्टफोलियो दे जाता है। पोर्टफोलियो उनका नाम होता है विद फाइनेंस पोर्टफोलियो। तो आप सोच सकते हैं फाइनेंस पोर्टफोलियो देने के क्या मैंने उनको, क्योंकि आप आरोप लगाए थे।
इसके इतने एग्जाम्पल आपके बारे में मेरे से ज्यादा होंगे कि आरोप लगते हैं। आप ज्वाइन कर लीजिए बीजेपी को तो आप वॉशिंग मशीन से बिल्कुल धुल जाते हैं आप लोग। ये पूरे देश के अंदर हो रहा है। तो ये जो मैं समझता हूँ कि जनता का विश्वास एजेंसी बना रहे, ये मेरी चिंता ये है। इसलिए मैं सब बात क्यों बोल रहा हूँ, आम जनता का विश्वास इन एजेंसी बना रहना चाहिए। आम जनता का विश्वास जुडिशरी बना रहना चाहिए, तभी लोकतंत्र बचेगा देश के अंदर। ये मेरा मानना है। और मैंने कह दिया आपको कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, उसके बाद में भी आप छापामारी करवा रहे हो तो आप उनको पक्ष कर रहे हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आगे आना चाहिए। जब वो कलेक्टर एसपी को बदल सकता है, उनको डाउट भी होता है ये एसपी कलेक्टर जो है एंगुलरिटी वाले हैं या इन्होंने काम ढंग से नहीं किया है, तो आप छापे रखवाइए। अभी ये कोई हत्या तो किसी ने की नहीं, वो भग जाएगा हत्यारा। फाइनल इरेगुलरिटी है, आज तो कल पकड़ लेना उनको वापस जाकर के, बहुत ज्यादा तहकीकात कर लीजिए। ये बात थी। बाकी तो आपको मैं समझ सकता हूँ कि सोनिया गांधी जी को, राहुल जी को, खड़गे साहब को, मतलब इतनी गिरावट आ गई देश के अंदर पक्ष विपक्ष के संबंध जो थे कोई जमाने के अंदर, जब इंदिरा जी या राजीव गांधी थे और वाजपेयी जी थे, और आज राजनीति का फर्क आ गया। कहाँ तो कितनी कटुता होती थी हाउस के अंदर, उसके बाहर भी तभी संबंध होते थे जम्मू कश्मीर इंटरेस्ट के अंदर, और वो सब संबंध खत्म हो गए। दुश्मन है हम आपस के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके नंबर 2 अमित शाह जी, वो विपक्ष को दुश्मन समझते हैं, उस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। पूरा देश देख रहा है। वक्त आने पर यह सबक सिखाएगा, ये समझ नहीं पाएंगे, मेरा मानना है। वक्त आने पर, क्योंकि जनता का रोबस्ट कॉमन सेंस देश के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अनपढ़ होंगे, कम पढ़े लिखे होंगे, अकल होशियारी के अंदर हमारे देश की जनता बहुत आगे, बहुत आगे। धन्यवाद। कुछ क्वेश्चंस लेंगे आदित्य, एक एक करके सबसे बोलिए। कनिका। आपको लगता है कि क्या राजस्थान में केंद्र सरकार इसका दबाव बनाकर आप लोगों पे प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है? देखिए, वहां तो उनको कुछ मिल नहीं रहा है, तो वहां के जो मेंबर पार्लियामेंट वगैरह हैं उनको इशारा करना पड़ा। तो रोज सीबीआई ऑफिस में जाओगे, लोगों को भेजो। जहां तक मेरे को जानकारी है, पिछले साल भर की ईडी ऑफिस जाते हैं यहाँ पर लोग, जुड़ी शिकायतें करते हैं, मिली भगत से फिर वहां आवाज उठाते हैं वहां के एमपी वगैरह, और सीबीआई जाके जांच करने का प्रयास करती है। वहां मैंने देखा, अभी एक हमारे मिस्टर करोड़ी मीणा हैं, वो एक गए वहां पर मॉल में, गणपति प्लाजा में गए, नाम सा यही था। 500 करोड़ के यहाँ पर अंदर पैसा पड़ा, ब्लैक मनी पड़ा है। यहाँ पर वो बॉक्स क्या कहते हैं, क्या होता है, लॉकर मेरा है नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लॉकर का नाम भूल गया। मेरी माँ के साथ में लॉकर था बचपन के अंदर, माँ के मरने के बाद में वो लॉकर बंद हो गया, इसलिए मेरे नाम भूल गया लॉकर का मैं। तो लॉकर में 500 करोड़ पड़े हैं। इतना भयंकर तूफान मचाया, ईडी पहुंच गई वहां पर। आप बताइए, एक कोई एमपी या कोई आम आदमी कहीं जाके बैठ रहा है बैंक के बाहर, इसके अंदर ब्लैक मनी पड़ी है, 500 करोड़ की पड़ी है, ईडी पहुंच जाती वहां पर। पहली बात तो पुलिस का काम है, जाके तुम लॉ एंड ऑर्डर स्थिति खराब मत करो। ये काम इनकम टैक्स का काम है। आप जाके इन्फॉर्मेशन दो, इनकम टैक्स को इन्फॉर्मेशन दो, मेरी जानकारी में आया पैसा पड़ा, वो आपको उनका हक है। धरना दे दो, आप जाके ईडी पहुंच जाए, इनकम टैक्स पहुंच जाए। पता नहीं कौन कौन पहुंच गए वहां पर। ये मिली भगत है केंद्र सरकार की, ईडी की और उस एमपी साहब की। ये सब मिली भगत का खेल हुआ। अभी पूरा देश देख रहा उसको भी। आदित्य एक एक करके, बिल्कुल अभी करवाते हैं। सर, अभी हाल ही में सरकार ने विमेन
लगातार बात करते हैं, अगर राजस्थान का जिक्र करें तो वहां पर उनके पास महिला भी हैं जो पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, लेकिन उनको लगातार इग्नोर किया जा रहा है, टिकट उनके जो लोगों की काटे जा रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? वसुंधरा जी को इग्नोर कर रहे हैं, महिलाओं की बात करते हैं बीजेपी वाले। देखिए, वो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला, मेरा कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा मैं। एक सेकंड, संजीव चोपड़ा सर हाँ, पर अदिति जी, मैं आपका नाम अदिति जी, मैं कहना चाहूंगा मेरे कारण उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। मेरे कारण उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये अन्याय होगा उनके साथ में। एक किस्सा बताना चाहता हूँ, आपके पास टाइम तो है ना? पूछ देता हूँ भाई, जनरली नेताओं के पास टाइम नहीं होता है, मैं आपको पूछ देता हूँ। देखिए, मेरी सरकार जब गिर रही थी तो मेरे कैलाश मेघवाल है, जो स्पीकर थे, गृह मंत्री थे उनके, उन्होंने एक किस्सा बताया मेरे, जो मैंने किया जिंदगी के अंदर। जब मैं पीसी प्रेसिडेंट था 90s के अंदर, तो मेरे फेवरेट शेखावत थे, मुख्यमंत्री थे। वो क्यूलन गए थे अमेरिका, अपना तीसरी बार बाईपास करने गए, तीसरी बार बाईपास करने गए, तीसरी बार। उस जमाने में बचपन में सुनते थे, ह्यूस्टन में जाते थे पहले लोग, ह्यूस्टन से बाद में क्यूलन जाने लग गए। वो गए थे वहां पर, पीछे उन्हीं के पार्टी लोग सरकार गिरा रहे थे उनकी। मिस्टर नरसिम्हा राव जी थे प्राइम मिनिस्टर, मैं था पीसी प्रेसिडेंट था राजस्थान के अंदर। मेरे पास भी वो लोग आए, साहब हम तय किया हमारी पार्टी में रिवोल्ट करके सरकार गिराने का। तो मैंने कहा भाई, एक आपका नेता बीमारी है, सीरियस से मैंने सुना वहां पर, 3rd टाइम गए हैं, और आप पीछे ये जो कर रहे हरकत, मैं इसको उचित नहीं मानता। मैंने पीएम नरसिम्हा जी को जाके कहा, क्योंकि मैं उनका केंद्रीय मंत्री रह चुका था, टेक्सटाइल मिनिस्टर था मैं, तो मैंने कहा कि भाई मैं ये सुना, उनको मालूम पड़ गया था। उन्होंने मुझे पूछा, मैं कहा ये उचित नहीं कर सकता, उनको मैंने रोका। और बलिराम भगत थे हमारे गवर्नर, उनको मैंने कहा कि ये सुन रहे हैं, ये उचित नहीं है। एक तो वो था जो गवर्नर को, प्राइम मिनिस्टर को, सबको कह रहा। कैलाश मेघवाल को ये बात की जानकारी थी, वो नंबर 1 थे शेखावत साहब के। उन्होंने अभी जब क्राइसिस हमारा आया तो उन्होंने कह दिया ये बात भी कि हमारे यहाँ परंपरा कभी नहीं रही है इस प्रकार सरकार ने टॉपर करने की। इतना ही उन्होंने स्टेटमेंट दिया। मेरे मुंह से निकल गया एक मीटिंग के अंदर, क्योंकि वसुंधरा जी के जो फॉलोवर एमएलए थे वो भी लॉबी मिलते हैं हम लोगों से, कहीं मिल जाते हैं, तो उन्होंने, उनके मुंह निकल गया होगा भाई हमारे मुख्यमंत्री जो एक्स मुख्यमंत्री है वसुंधरा जी है, वो भी इसी विचार किए जो कैलाश जी ने कहा है। इतने मेरे पास इंफॉर्मेशन थी उनकी। मैंने गलती से वो कोट कर दिया धौलपुर के अंदर। मेरी सरकार जब क्राइसिस में थी तब कैलाश मेघवाल जी ने वसुंधरा जी की भावना ये थी। मीडिया में आप देखते हो कि थोड़ा फ्लेवर लग जाता है, आप फ्लेवर लगाना में बड़े, बिना फ्लेवर न्यूज बनती नहीं है। आपकी गलती आपकी भी नहीं है, बिना फ्लेवर की न्यूज बनती नहीं है। और मैं भुगत भी रहा हूं उस फ्लेवर से। अभी मैंने कह दिया कि जुडिशरी में करप्शन है राजस्थान में, मैंने कह दिया। मेरे खिलाफ में एक भाई चले गए कोर्ट के अंदर, कंटेम्प्ट में कोर्ट लगाने के लिए, तो मैंने जवाब दिया भाई 9 सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस, 9, 2 CJI, उनके मैंने आर्टिकल पढ़े हैं, वो सब कह रहे हैं जुडिशरी में बहुत करप्शन है। तो ये मेरी भावना नहीं है, मैंने जो पढ़ा, जो पर्सन बना, मैंने उसको कोट किया है। तो मैंने मेरा रिप्लाई दिया है कि भाई मेरी भावना नहीं, पूरे देश के सुप्रीम कोर्ट जजेस तक कह रहे हैं, सिटिंग जजेस तक ने कह दिया, CJI कह रहे हैं, तो मैंने वो मेरी भावना नहीं थी, मैंने प्रकट की है। फिर भी अगर कोर्ट को लगे जुडिशरी को सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है, और मेरा कमिटमेंट है कि जुडिशरी मजबूत होगी, देश में डेमोक्रेसी बचेगा। जब मैं ये बात कहता हूँ तो मैंने कहा फिर भी अगर आपको लगे कि मैंने इसमें कंटेम्प्ट किया है तो मैं अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगता हूँ, मैंने लिख के दे दिया। तो कहने का मतलब ये है कि वो फ्लेवर लग गया। मैंने कहा, मैंने सुना है
कई एडवोकेट फैसले लिखते हैं, वही फैसला आता है। अखबार ने लिख दिया, वकील लोग फैसले लेके लिख के ले आते हैं और हाईकोर्ट जज फैसले देते हैं। फ्लेवर लग गया, उस पर उनको मौका मिल गया एक व्यक्ति को जाने का। इसको मैंने फ्लेवर कहता हूं मैं, ठीक है। संजीव चोपड़ा जी। राजस्थान में चुनाव को करीब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुन रहे थे फर्स्ट इंडिया की डेली न्यूज एडिटर और हमारी सहयोगी अदिति नागर के सवाल के जवाब पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक पुराना किस्सा, हाल ही का किस्सा, ये दोनों किस्से मिक्स करके सुनाए। उन्होंने कहा कि अदिति के सवाल पर उन्होंने बोला और कहा कि वसुंधरा राजे, जिन्हें हालांकि भारतीय जनता पार्टी के साथ में वो लगातार जुड़ी हुई हैं और एक कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी की है, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री है, लेकिन पहली सूची में वो और उनके फॉलोअर्स नजर नहीं आए। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अलग बात हो सकती है राजनीति से, लेकिन सिलेक्शन के प्रोसेस से उनको तकलीफ भी हो रही है, इनके झगड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? आप सचिन पायलट की तरफ इशारा कर रहे होंगे। जितने फैसले हुए हैं सबकी राय से हुए हैं, सबकी राय हो। जो भी सचिन पायलट साहब के जो हमारे सपोर्टर भी होंगे, उन सबके फैसलों में भागीदार बन रहा हूं, उनके पक्ष में। तो आप सोचते हो कितने स्मूथली फैसले हो रहे हैं। तकलीफ बीजेपी को होती है और किसी को नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे हैं और वाकई में जो मीडिया के सवाल उनके राजनीतिक स्टेप्स के आगे इर्द गिर्द उसके घूमते हैं। वो पूछते हैं कि वर्तमान जो परिस्थितियां, हालांकि ईडी और सीबीआई को लेकर के मुख्य तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी बातें रखी और फिलहाल मीडिया के जो राजनीतिक सवाल हैं उन पर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी जवाब, अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। दिल्ली आईसीसी से ये जवाब जो दिया था ना, ये आप बड़े जवाब सोच के दिया था मैंने। हमने कहा देखिए, हो गया अभी एक एक करके जवाब तो देने दीजिए। मैं जब होटल में हम लोग 40 दिन रहे थे ना, जब हाईकमांड के आदेश से हम लोग सब गिले शिकवे जो भी थे, एक फैसला हाईकमांड ने कर दिया। तो मैं बाहर आया था, होटल से बाहर आया था, तो आप मैंने कई लोगों को शायद हो सकता है याद हो, पहला स्टेटमेंट मेरा मीडिया में था, फॉरगेट एंड फॉरगिव। इन भावना से हम काम करेंगे। और मुझे कहते घर है, आप सुनिएगा सुनिएगा, मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूँ हालांकि, पर आपने कहा मैं हमारे पास टाइम है। मैंने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा बहुत कम होता है। मिस्टर अजय माकन जो जनरल सेक्रेटरी थे हमारे, ये बैठे वहाँ असेंबली के अंदर मेरे रूम में 1 by 1 122 लोगों से मिले, विधायकों से। उसमें जो आप कहते हैं वो विधायक भी थे, सारे लोग थे। अगर एक स्वर में कोई कहे किसी स्टेट के अंदर, उसमें राजस्थान हो सकता है जहाँ सबने कहा हम चाहे किसी के साथ पॉलिटिकल हो सकते हैं। काम के मामले में मुख्यमंत्री कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। काम के मामले जो हम काम मांगते हैं हम काम देते हैं, और काम इतने देते हैं जो मांगते हैं। तो मेरे जुमला बन गया, बहुत फेमस जुमला राजस्थान में है, जो मैंने कहा, तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। वो मैं निभाया वहाँ, राजस्थान है। और इसलिए आप समझ लीजिए, वो जो गए हैं, कहीं गए हैं, अभी क्राइटेरिया सिर्फ एक है, वो है विनिबिलिटी क्राइटेरिया है। वो सब बातें हम भूल चुके हैं। हम सब एक होकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। सुनील, आप यूं ही बोल दीजिए, आवाज आती है। Sir, I just, coming back because you say इंग्लिश इनसे कीजिए। नहीं, भाई I have to, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, हम साउथ इंडिया से है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। आप बोल रहे हैं हिंदी अच्छी बोलते, मैं जानता हूँ, 25 साल से आपको। सर, ये आप बोलता है फॉरगिव एंड फॉरगेट, पर सच्चाई ये है कि जो आपका चुनाव जो हो रहा है, देयर इज स्टिल नो, यू हैव गॉन विद अ सिंगल नेम विद द स्क्रीनिंग कमिटी. There are a lot of problems in the finalization of candidates. Ultimately, you have been publicly fighting with Sachin Pilot and others. Sachin Pilot wants your supporters not to be given tickets. The other side, Mr. Gehlot is not wanting Sachin Pilot's supporters not to be given. Can you win this election with this kind of fighting that is taking place and public fighting that has carried on? And you said forgive and forget, but you also called somebody a traitor. So how do you go forward with that? आपने गदर का आप फिर क्वेश्चन कर दिया। मैंने यही तो कहा आपको,
कि हम सब एकजुट हैं। जब उनके साथ लोग गए थे, उनकी टिकट सब क्लियर हो रहे हैं करीब करीब। उससे बड़ा उदाहरण क्या मैं दे सकता हूं आपको? एक टिकट पे भी मैंने ऑब्जर्वेशन नहीं किया हो मीटिंग के अंदर, उससे अंदाज कर लीजिए कितनी प्रकार की हमारी कितनी प्यार मोहब्बत आपस के अंदर है। एक सेकंड, अब एक सेकंड, अगर यही सवाल अलग अलग तरीके से दोहराएंगे तो फिर प्रेस वार्ता खत्म करें। नहीं, कुछ और सवाल है तो फिर आप पूछिए। इनको माइक दें। गहलोत जी, मेरा सवाल ये है, आपने एक बड़ा बेसिक सवाल उठाया अभी कि जब चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है तो उसके बाद भी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स वगैरह के छापे पड़ते हैं। आपने ये भी कहा कि जब चुनाव आयोग को अधिकार है कि वो डीएम, एसपी बदल सकता है उसके साथ, और हमारे संविधान के अनुसार जो है जिस राज्य में चुनाव होते हैं उसका प्रशासन चुनाव आयोग के हाथ में आ जाता है, काम चलाने के लिए सरकार रहती है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जब चुनाव आचार संहिता लागू हो जाए उसके बाद से चुनाव आयोग ये सारी चीजें देखे और ये जो जितनी भी जांच एजेंसीज हैं इनका प्रशासन भी उसके हाथ में होना चाहिए? मैं नहीं चाहूंगा कभी, क्योंकि इंडिपेंडेंट एजेंसी हैं, इनकी इंडिपेंडेंट बनी रहे, सुनिश्चित होना चाहिए बनी रहे। पर कुछ बात ऐसी होती है जब आप दबाव में काम कर रहे हैं और बगैर कोई जांच पड़ताल के रेखी के अगर आप दबाव में इस प्रकार का माहौल बनता है, इलेक्शन कमीशन इसको देखना चाहिए, बात करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, मैं उससे बड़ी बात को न कहना चाहूँगा, एजेंसी वालों खुद को कहना चाहूँगा, डायरेक्टर्स को, चेयरमैन को, उनका खुद का भी इस प्रकार का कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, कुछ तो बनाना चाहिए। अब एक बार इलेक्शन शुरू हो गया है, अब इसको रोक देते हम लोग, 2 महीने बाद वापस शुरू कर दें, कौन रोकता उनको? वो तो क्रिमिनल का काम किया है, फाइनेंशियल या क्राइम का, तो रोक कौन रहा भाई? और रुकना चाहिए भी नहीं। मैं अभी मोदी जी ने कह दिया राजस्थान में मैं अशोक गहलोत ईमानदार बनता, मैं उससे बड़ा ईमानदार हूँ। मैं कहना चाहूंगा वो फकीर बनता, मैं उससे बड़ा फकीर हूँ। मैंने जिंदगी में 1 इंच जमीन नहीं खरीदी, एक ग्राम सोना नहीं खरीदा, मैंने कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई। मेरी बेटी की शादी में कोई 90,000 का मेरे को लगता है मेरी वाइफ ने चेक दिलवाया होगा, तो मैं भी बड़ा फकीर हूं उनसे। इसलिए वो दावा नहीं कर सकते कुछ भी। उनको चाहिए ईडी, इनकम टैक्स को रोके, उनको चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को अगर उनमें ईमानदारी है तो पीएम को इंटरवेंट करना चाहिए। अगर गृह मंत्री नहीं मान रहा है तो गृह मंत्री बात किसी की मानेगा भी नहीं। अगर मानेगा तो सिर्फ एक आदमी को मानेगा, वो है नरेंद्र मोदी जी का नाम है। मानना चाहिए, करना चाहिए। बहुत गलत काम कर रहे हैं और देश उनको माफ नहीं करेगा, मेरा मानना है। मौसमी गहलोत साहब, आपको जादूगर बुलाया जाता है, सियासी जादूगर। तो ये बताइए, अगर कांग्रेस की सरकार आती है, आपकी सरकार आती है राजस्थान में, तो क्या अशोक गहलोत दोबारा घोड़ा चढ़ेंगे या फिर राजस्थान से रुख मुंह मोड़ के दिल्ली की ओर आएंगे? टायर या रिटायर होने वाले अशोक गहलोत या नहीं होने वाले? देखिए, ये बोला अगली बार घोड़ा आप ही चढ़ेंगे। देखिए, नाम क्या मौसमी जी, आप मुझसे बेंगलुरु में बहुत गपशप कर चुकी हो। जब मैं वहाँ ऑब्जर्वर था पिछले चुनाव के बाद में, तो मैं आपको उस लिहाज से जानता हूँ, ठीक है ना? आपने क्वेश्चन पूछा है, उसका जवाब ये है, पता नहीं मुझे यहाँ देना चाहिए, पर क्योंकि फ्रेंडली माहौल है इसलिए मैं कुछ भी कह सकता हूँ और मुझे माफ करेंगे आप सब लोग, ठीक है? कि मुझे सोनिया गांधी ने चूज किया पहली बार। सोनिया गांधी जी के अध्यक्ष बनने के बाद में पहला निर्णय उन्होंने किया है देश के अंदर, वो किया अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कुछ सोच समझ के मेरी परफॉर्मेंस देख के पीसी प्रेसिडेंट में, उस वक्त पीसी प्रेसिडेंट था, मैं उम्मीदवार नहीं था मुख्यमंत्री पद का।
और कांग्रेस में उम्मीदवार नहीं बनना ज़्यादा बेहतर रहता है। जो उम्मीदवार होता है वो कभी मुख्यमंत्री बनता नहीं है। तो उन्होंने जो है मुझे सेलेक्ट किया और मैं मुख्यमंत्री बना। हूँ पद मुझे नहीं छोड़ रहा, बता दीजिए कितने मुख्यमंत्री है इतिहास में कभी किसी ने कहा क्या? मैं कह रहा हूँ, मैं छोड़ना चाहता हूँ, आज ही कह रहा हूँ छोड़ना चाहता हूँ, ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है और शायद छोड़ेगा भी नहीं। 2-3 और ले लें सर। संदीप फुकन जी, एक सेकंड माइक आने दीजिए, सबको मिलेगा। गहलोत साहब ने कहा भी उनके पास समय है, सबके सवाल ले रहे हैं। संदीप फुकन जी को दीजिए। नहीं। सर अभी आपने कहा कि जो पायलट साहब के समय सुनिए एक बार, मैं बीच में बोल रहा हूँ। मैंने आपको मौसमी जी खाली मजाक बात सुने, मैंने कहा मजाक के अंदर कि मेरा मतलब पद छोड़ने का मतलब ये है, छोड़ नहीं रहा है कि मुझ पे इतना विश्वास हाईकमान ने किया है। रेयर होता है देश के अंदर, कुछ तो कारण होंगे कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अगर प्रियंका गांधी मुझ पर विश्वास कर रही है, जो एक फैमिली है जो कांग्रेस को एकजुट रखे हुए हैं, कुछ तो कारण होंगे भाई कि मुझे क्यों बनने का मौका मिला है, कुछ तो कारण होंगे। तीसरी बार इतने मैंने कहा कि मेरे लिए अभी जो है देश में जो हालात बन रहे हैं, जिसके लिए राहुल गांधी संघर्ष कर रहा है, राहुल गांधी एक मत नेता है जो मुकाबला करें नरेंद्र मोदी जी का, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम जो है कोई पद की बात करने के बजाय उनके हाथ मजबूत करें। देश हित के अंदर देश बचना चाहिए, ये मेरी प्रायोरिटी है। अब उसके अंदर कोई पार्टी फैसला करती है वो हमें सबको मंजूर होता है, मेरा भावना ये थी। मतलब सर अभी आपने कहा कि फॉरगेट एंड फॉरगिव, इधर आपके सामने कौन बोल रहा है? सॉरी। हाँ, तो आपने अभी कहा कि फॉरगेट एंड फॉरगिव का अप्रोच लेके आप चल रहे हैं, और जो सचिन पायलट के समर्थक है, अभी आपने कहा कि लगभग उनके टिकट्स भी क्लियर हो रहे हैं। तो अभी हाल ही में हिंदू कोई आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा लगभग 30% टिकट काटे जाएंगे। तो जो काटे जाएंगे किस वजह से काटे जाएंगे? नॉन परफॉर्मेंस, एलिगेशन, और कितनी प्रतिशत आपके हिसाब से कितने टिकट्स काटे जाएंगे जो सिटिंग एमएलए हैं? देखिए, मैंने अभी एक सवाल के जवाब में कहा था, ये बात हकीकत है जो आप दिल्ली के लोग बैठे हैं या देश के अंदर, 3 बातें अभी चल रही है। नंबर 1, शानदार योजनाएं राजस्थान लागू हुई है, परफॉर्मेंस शानदार सरकार की। नो एंटी इनकम्बेंसी, ये भी बहुत रेयर होता है, थोड़ी बहुत तो एंटी इनकम्बेंसी हो ही जाती है सरकारों के अंदर, चाहे कितनी अच्छी सरकार काम करे। ये शायद संभवतया हमारी गवर्नमेंट, मुझे गर्व होना चाहिए कहते हुए कि आप लोग कहते हो या आम लोग कहते हैं कि कोई इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी है ही नहीं राजस्थान के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है, नंबर 1। नंबर 2, सीएम के खिलाफ में कोई आरोप नहीं है, ओके हैं, ठीक है। नंबर 3 कि एमएलए के खिलाफ में जो है 4 करप्शन के भी हैं और मतलब उनके खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी है, ये है। लोग उम्मीद करते हैं बहुत टिकट कटेंगे, टिकट तब करते हैं तब उसका विकल्प हो वहाँ पर, नंबर 1। नंबर 2, ये विपक्ष का काम है माहौल बनाना, पर्सन बनाना, कोई करप्शन बहुत हुआ है एमएलए के ऊपर, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी लागू होती है। मैंने एक बात कही, जब सरकार बदलने का जो ये बीजेपी ने जो नया मॉडल अपनाया है देश के अंदर, खतरनाक माहौल है, वो खतरनाक मॉडल है। चुनी सरकारों को आप हॉर्स ट्रेडिंग करके आप उनको गिरा रहे हो। मणिपुर, गोवा के अलावा अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, क्या क्या नहीं हुआ। अरुणाचल प्रदेश का तो एक एक्स मुख्यमंत्री सुसाइड करना पड़ा उसको, क्या बात करो आप लोग। ये तो सब इतना बड़ा देश है, बातें दब जाती है, बातें दब जाती है। अगर कोई रोंगटे खड़े कर देती बातें वो याद आती तब, ठीक है ना। आप बताइए क्या क्या नहीं हुआ है। और मध्य प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र, दिन दहाड़े डाका डाला गया, जो कहते हैं वो हो गया, तो ये देख रहा है। राजस्थान गवर्नमेंट बच गई हमारी,
क्यों बच गई? एक तो हाईकमान का पूरा सपोर्ट मेरे साथ था, मिस्टर रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन, वेणुगोपाल, डेरा डाल के बैठे, 40 दिन तक बैठ गए हमारे साथ में वहां पर, ठीक है। और दूसरा, वहां की जनता ने जो साथ दिया, जनता ने फोन किया एमएलए को, क्योंकि 10-10 करोड़ मिले थे उनको, ऑफर 10 करोड़ की थी। आप पता ही हिंदुस्तान के इतिहास में मैं मांग रहा हूं कॉन्फिडेंस वोट लेने के लिए, ऐसे में बुलाओ, स्पीकर मना, गवर्नर मना कर रहा है। ऐसा कभी होता है? उल्टा हो गया, जनरल उल्टा होता है। वो कहते हैं कि